हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का इस वीडियो स्टडी मटेरियल में बहुत बहुत स्वागत है। ये वीडियो स्पेशली बीजीएस हाई स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए है। तो उन्होंने रिक्वेस्ट करी है कि वो चैप्टर 9 क्लास 10th के चैप्टर 9th को समझने में उन्हें बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो इस वीडियो स्टडी मटेरियल में मैं त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोगों के ऊपर चर्चा करने वाला हूँ। तो इस अध्याय को बहुत अच्छे से समझने के लिए आपके पास त्रिकोणमिति के कुछ ज़रूरी कॉन्सेप्ट्स का होना बहुत ज़रूरी है। मैंने पिछले वीडियो में भी उन कॉन्सेप्ट्स की चर्चा करी है, लेकिन फिर से हम लोग एक बार रिकॉल कर लेते हैं। तो अगर हमारे पास एक त्रिभुज है ABC, जिसमें एंगल B जो है वो एक समकोण है। ये हमारा त्रिभुज है ABC, जिसमें एंगल B जो है वो क्या है, समकोण है। तो ये हमारा हाइपोटेनियस, ये हमारा बेस, और अगर ये हमारा थीटा है तो और ये हमारा परपेंडिकुलर, ठीक है। थीटा के ऑपोजिट, जिस कोण को हम लोग थीटा मानते हैं उसके ऑपोजिट वाला साइड, उसके सामने वाला साइड हमारा परपेंडिकुलर होता है। ये बेस है और ये हाइपोटेनियस है, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री में यानी त्रिकोणमिति में इसके पहले वाले अध्याय में आपने पढ़ा होगा कि साइन थीटा P/H होता है, कॉस थीटा B/H होता है, टैन थीटा P/B होता है, और कॉसेक थीटा साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है। यानी ये P/H है तो ये H/P होगा। सेक थीटा, ये B/H है कॉस थीटा, तो सेक थीटा H/B होगा। टेन थीटा अगर P/B है तो कॉट थीटा B/P होगा, ठीक है। साथ ही हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के कुछ वैल्यूज़, कुछ स्पेसिफिक एंगल्स पे वैल्यूज़ याद रखने होंगे, जैसे कि tan 30। वैसे तो आपको सारे वैल्यूज़ याद रखने चाहिए, लेकिन कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज़ हैं जो आपको याद रखने होंगे। tan 30, tan 45, tan 60, जिनका हम लोग इस अध्याय में बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे होंगे। तो tan 30 1/√3, tan 45 1 और tan 60 √3। ठीक उसी तरीके से cot 30, cot 45 और cot 60। तो cot 45 1, cot 60 1/√3 और cot 30 √3, ठीक है। ठीक उसी तरीके से आप साइन और कॉस के भी 30, 45 और 60 के वैल्यूज़ आपको याद रखने होंगे। इस अध्याय में हम लोग इनका बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे होंगे। साइन 60 की वैल्यू √3/2। ठीक इसी तरीके से cos 30 की वैल्यू √3/2, cos 45 1/√2 और cos 60 की वैल्यू 1/2। तो ये हो गए हमारे बेसिक्स, जो इस अध्याय को समझने में बहुत 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 आवश्यक है। अब हम लोग इस अध्याय में के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उन पे आते हैं। यानी कि इस चैप्टर में हम लोग त्रिकोणमिति के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको अपनी डेली लाइफ में कैसे यूज़ करेंगे। तो इमेजिन कीजिए कि आप एक क्षैतिज स्तर पर खड़े हैं। ये आपका क्षैतिज स्तर है और ऊपर में कोई पतंग उड़ रही है, आप इसे देख रहे हैं। तो ये जो रेखा है जिसे हम लोग, आप यहाँ से इस पतंग को देख रहे हैं, तो ये जो रेखा है, ये रेखा क्या कहलाएगी? दृष्टि रेखा कहलाएगी, यानी कि लाइन ऑफ साइट। नाम दे देते हैं हम लोग यहाँ पे, ये O हो गया,
ये पॉइंट ए हो गया, और यहाँ से एक सीधी रेखा हम लोग खींचेंगे, ये पॉइंट बी हो गया। तो यहाँ पे ये हमारा क्षैतिज स्तर है, ठीक है। ये हमारे दृष्टि रेखा है, और ये हमारा ये जो लाइन है OB, ये लाइन OB हमारा क्षैतिज स्तर है। इस लाइन के पैरेलल कोई भी लाइन अगर हम लोग लेंगे तो वो क्षैतिज स्तर के तरह हम लोग उससे ट्रीट कर सकते हैं। तो ये OB है। अब ये जो क्षैतिज स्तर है और ये जो दृष्टि रेखा है, इन दोनों के बीच का जो ये कोण है, ये कौन क्या होगा? ये कोण उन्नयन कोण होगा। यानी जब भी हम लोग किसी चीज़ को देखेंगे ऊपर की तरफ, ऐसे ऊपर की तरफ देखेंगे, तो जो क्षैतिज स्तर है उसके साथ जो दृष्टि रेखा का कोण बनेगा वो क्या बनेगा? उन्नयन कोण बनेगा, यानी एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, ठीक है। और जब हम लोग किसी चीज़ को नीचे देख रहे होंगे, सपोज कीजिए कि आप एक बिल्डिंग पे खड़े हैं और आप वहाँ से किसी वस्तु को नीचे देख रहे हैं, तो ये हमारा क्षैतिज स्तर है। तो इसके पैरेलल हम लोग किसी भी लाइन को क्षैतिज स्तर की तरह ट्रीट कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसे हम लोग क्षैतिज स्तर की तरह ट्रीट करेंगे, ठीक है। ये हमारा अगर क्षैतिज स्तर हो गया तो ये हमारा क्या होगा? ये लाइन ऑफ साइट, यानी ये दृष्टि रेखा है, ठीक है। आप यहाँ से देख रहे हैं तो ये क्या है? दृष्टि रेखा है, और ये क्या है? क्षैतिज स्तर है। तो ये जो एंगल होगा जब आप नीचे देख रहे हैं, नीचे देख रहे हैं, ठीक है, आप ऊंचाई पे खड़े हैं और नीचे देख रहे हैं, या आप कहीं पे भी खड़े हैं, अगर आप नीचे देख रहे हैं तो इस क्षैतिज स्तर के साथ जो दृष्टि रेखा के बीच कोण बना, ये कोण क्या होगा? अवनमन कोण होगा, यानी एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन होता है। कई बार लोग क्या करते हैं कि इस एंगल को, इस कोण को एंगल ऑफ डिप्रेशन मान लेते हैं, लेकिन आपको याद रखना है कि आपको हॉरिजॉन्टल जो लाइन है उसके साथ एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी अवनमन कोण मानना है, ना कि वर्टिकल लाइन के साथ। और जैसे कि अगर आप ऐसे किसी चीज़ को देख रहे हैं, ये आपने दृष्टि रेखा बनाई, ठीक है, और ये आपका वो ऊंचा स्तर है जिस पे आप खड़े हैं और खड़े होकर इसे देख रहे हैं, तो ये एंगल कभी भी अवनमन कोण नहीं होगा। आपका अवनमन कोण क्या होगा? ऐसा एक क्षैतिज स्तर हम लोग ड्रॉ करेंगे और ये जो एंगल होगा ये अवनमन कोण होगा, ठीक है। आपको हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ अवनमन कोण लेना है, ना कि वर्टिकल लाइन के साथ। ये बात आपको याद रखनी है। अगर आप इन कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझकर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे तो ये चैप्टर, ये अध्याय बहुत ही आसान है, ठीक है। हम लोग एंगल ऑफ एलिवेशन जब फाइंड करेंगे तब भी हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ दृष्टि रेखा के बीच जो एंगल बन रहा है उसे देखेंगे, और जब हम लोग अवनमन कोण यानी एंगल ऑफ डिप्रेशन फाइंड करेंगे तब भी हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ दृष्टि रेखा का कोण बनाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा, ये क्या है? ये हमारा वर्टिकल लाइन है, और ये क्या है? ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, और ये क्या है? दृष्टि रेखा। तो हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ दृष्टि रेखा का कोण, अगर आप किसी चीज़ को ऊपर की तरफ देख रहे हैं तो ये आपकी दृष्टि रेखा है, तो ये हो गया हॉरिजॉन्टल लाइन, और ये हो गया ये हो गया वर्टिकल लाइन, और ये हो गया हॉरिजॉन्टल लाइन। तो आपको हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ एंगल बनाना है, ना कि वर्टिकल लाइन के साथ। ऊपर आप देख रहे हैं इस केस में, ये आपका क्या होगा? ये आपका क्या हो जाएगा? उन्नयन कोण। आप यहाँ से खड़े होकर ऊपर देख रहे हैं तो ये लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन क्षैतिज स्तर है, और इसके साथ दृष्टि रेखा जो कोण बनाएगी वो होगा उन्नयन कोण। जब आप ऊपर से खड़े होकर नीचे देखेंगे तो आपको ये वर्टिकल लाइन है और ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। आपको वर्टिकल लाइन के साथ कोण नहीं बनाना है, हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ कोण बनाना है, ठीक है। अब हम लोग अपने प्रॉब्लम्स पे आते हैं। 3, तो आप लोग अपनी टेक्स्ट बुक में उदाहरण 3 देख सकते हैं। उदाहरण 3 आपको स्क्रीन में भी दिख रहा होगा। उदाहरण 3 है 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर है। उसकी आँखों से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। चिमनी की ऊंचाई बताइए, ठीक है। तो
इस अध्याय में अगर आप प्रश्न पढ़कर डायग्राम बना लेते हैं, पिक्चर बना लेते हैं तो सवाल बन जाएगा। अगर आप डायग्राम नहीं बना पाते हैं या गलत बनता है डायग्राम तो सवाल नहीं बनेगा। तो इस प्रॉब्लम के हिसाब से क्या है कि एक प्रेक्षक है जो कितना है 1.5 मीटर लंबा, 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक है, एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर है। तो हम लोग पहले एक प्रेक्षक बनाते हैं। ये कितना मीटर है? 1.5 मीटर है। ठीक है, ये 1.5 मीटर है, ये हमारा 1.5 मीटर का प्रेक्षक है। अब ये एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर है। ये 28.5 मीटर की दूरी पर है एक चिमनी से। हम लोग यहाँ रफ डायग्राम बनाएंगे। आप एग्जैक्टली अब चिमनी बनाने की कोशिश नहीं कीजिएगा, एक वर्टिकल लाइन से आप अपनी चिमनी को डिनोट कर सकते हैं। ये हमारा चिमनी हो गया। उसकी आंखों से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण, उन्नयन कोण क्या होता है? जो क्षैतिज स्तर और दृष्टि रेखा के बीच का कोण होता है वो उन्नयन कोण होता है। तो इसकी आंखें यहाँ पे है, तो ये हो गया हमारा क्षैतिज स्तर और ये है दृष्टि रेखा। ठीक है, तो ये जो कोण है ये कितना है? 45 डिग्री है। ये 45 डिग्री है। यहाँ पे नाम दे देते हैं। ये हो गया पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट सी, ये पॉइंट डी और ये पॉइंट ई। ठीक है, तो हमें यहाँ पे इस चिमनी की ऊंचाई ज्ञात करनी है। ठीक है, तो चिमनी की ऊंचाई अगर हमें ज्ञात करनी है तो अगर ये 28.5 है तो ये भी 28.5 होगा। यानी DE जो है, D से E अगर 28.5 है तो C से B भी 28.5 होगा। DE इक्वल्स टू CB इक्वल्स टू 28.5 मीटर। ठीक है, तो ये भी 28.5 मीटर है। हमें ये फाइंड करना है, यानी AB फाइंड करना है। क्यों AB फाइंड करना है? चिमनी की ऊंचाई तो A से E तक है, तो BE हमें पता है। BE कितनी होगी? जितना इस प्रेक्षक की हाइट है, यानी जितना इस प्रेक्षक की ऊंचाई है उतने ही BE की हाइट होगी। यानी ये अगर 1.5 मीटर है तो ये भी 1.5 मीटर है। प्रेक्षक को थोड़ा और लंबा बना देते हैं, यहाँ तक बना देते हैं। ठीक है, ये पूरा 1.5 मीटर है। ये प्रेक्षक जितना है उतना ही हमारा ये BE होगा। ठीक है, तो ये 1.5 मीटर पता है, हमें ये पता लगाना है। अगर ये पता लग जाता है तो ये प्लस ये AB प्लस BE क्या निकल जाएगा? AE निकल जाएगा। और AE क्या है? इस चिमनी की ऊंचाई है। तो त्रिभुज ABC में देखिए, ट्रायंगल ABC यानी त्रिभुज ABC में देखिए, ये एक समकोण है। ठीक है, तो हम लोग अपने त्रिकोणमिति के कंसेप्ट्स का अगर यूज करें तो ये हमारा एंगल है यानी थीटा है, तो थीटा के ऑपोजिट वाला P हो गया। और ये हमें पता है यानी B हमें पता है और P हमें निकालना है, H हमें नहीं निकालना है इस प्रश्न में। तो H के बारे में हमें सोचना तक नहीं है, हमें किसके बारे में सोचना है? P और B। तो अब हम लोग उस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में सोचेंगे, उस त्रिकोणमिति फलन के बारे में सोचेंगे जो P को B से रिलेट करता हो। तो जब हम लोग फॉर्मूलेज को देखें, सूत्रों को देखें, तो वहाँ पे 2 त्रिकोणमिति फलन ऐसे मिलेंगे जो P को B से रिलेट कर रहे होंगे। पहला tan थीटा जो होता है वो क्या होता है? P/B। और दूसरा है cot थीटा क्या होता है? B/P। तो यहाँ पे इन दोनों में से किसी को भी हम लोग यूज़ करें तो ये सवाल बन जाएगा। तो हम लोग tan थीटा को यूज़ करते हैं। tan थीटा यानी उन्नयन कोण कितना है? 45। तो tan 45 कितना होगा? AB अपॉन BC, AB बटे BC। tan 45 की वैल्यू 1, AB नहीं पता है, AB H माने हैं हम लोग, तो H हो गया। BC क्या है? BC 28.5 मीटर, तो H कितना आ गया? 28.5
मीटर। अब चिमनी की ऊंचाई यानी AE, चिमनी की ऊंचाई यानी AE, A से E इतना लंबा, A से E इतना लंबा हमारा चिमनी है, तो AE क्या हो जाएगा, AB प्लस BE। AB क्या है, AB H है यानी 28.5 मीटर, प्लस BE क्या है 1.5 मीटर, तो ये हो गया 1.5 मीटर, तो ये हो गया 30 मीटर। तो 30 मीटर ही हमारा आंसर है। अब हम लोग अगले प्रश्न पे आते हैं। तो जो हमारा अगला प्रश्न है वो आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, आप अपनी टेक्स्ट बुक में भी देख सकते हैं। भूमि के एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया है और P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। ध्वज झंड की लंबाई और बिंदु P से भवन की दूरी ज्ञात कीजिए। यहाँ आप √3 1.732 ले सकते हैं। ये हमारा भूमि में एक बिंदु है P और ये है हमारा 10 मीटर ऊंचा भवन AB, A नीचे है और ऊपर में है B। AB हमारा भवन है और P एक बिंदु है। इस बिंदु से इस भवन का जो उन्नयन कोण है वो कितना है, 30 डिग्री है। उन्नयन कोण क्या होता है, उन्नयन कोण क्षैतिज स्तर और दृष्टि रेखा के बीच का कोण होता है। तो ये आपका क्षैतिज स्तर है और ये आपकी दृष्टि रेखा है, यानी ये 30 डिग्री। ठीक है। भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया है। भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया है और P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। अगर हम लोग खड़े होकर इस ध्वज को यहाँ से देखें तो ये जो कोण होगा ये कितना होगा, 45 डिग्री होगा। देखिए इस बिंदु पर अगर आप खड़े हैं और अगर आप उस ध्वज को देख रहे हैं तो ये जो है ये आपकी दृष्टि रेखा है और ये आपका क्षैतिज स्तर है। इन दोनों के बीच के कोण को हम लोग उन्नयन कोण कहेंगे, यानी एंगल ऑफ एलिवेशन कहेंगे। तो ये जो उन्नयन कोण है ये 45 डिग्री है। यहाँ पे हमें ये पॉइंट का नाम D है। तो यहाँ पे हमें दो चीज़ें निकालनी है। पहला है ध्वज दंड की लंबाई। ध्वज दंड यानी ये जो ध्वज जिसमें फंसा हुआ है ये DB फाइंड करना है, DB फाइंड करना है, ध्वज दंड की लंबाई। और बिंदु P से भवन की दूरी ज्ञात कीजिए। यहाँ से इसे हम लोग x मान लेते हैं और इसे हम लोग h मान लेते हैं। हमें h निकालना है और x निकालना है। ये दिया हुआ है 10 मीटर, 10 मीटर ऊंचे भवन, ये 10 मीटर दिया हुआ है। ठीक है। तो DB फाइंड करना है और AP फाइंड करना है। तो ये भी सवाल बहुत ही आसान है। पहले देखिए ट्रायंगल यानी त्रिभुज ABP में, जो हमारा त्रिभुज ABP है इसमें देखिए ABP में ये हो गया 30 डिग्री। ABP यानी छोटा वाला जो त्रिभुज है इसमें ये हो गया 30 डिग्री। ये दिया हुआ है यानी ये निकल जाएगा। तो ये क्या है, ये अगर हमारा थीटा है तो ये क्या होगा, परपेंडिकुलर, और ये क्या होगा, बेस। यानी कि यहाँ पे भी हम लोग tan लगाएंगे, tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री क्या होता है, P/B। P क्या होगा, ये 30, तो इसके ऑपोजिट वाला tan P होगा यानी AB। AB/B यानी ये बेस AP। AB क्या है 10 मीटर और ये क्या है x। tan 30 की वैल्यू 1/√3 10 मीटर अपॉन x। x क्या आएगा, tan√3 मीटर। ये √3 की वैल्यू इस प्रश्न में दी हुई है 1.732।
तो अगर आप यहाँ पे 1.732 से इस 10 को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आएगा 17.32 मीटर लगभग। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे निकालना है इस ध्वज दंड की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। तो जो हमारा दूसरा त्रिभुज है यानी ट्रायंगल ए, बड़ा वाला जो त्रिभुज है यानी ए डी पी, इस त्रिभुज में देखिए, इस त्रिभुज में ये कितना है 45, यानी यहाँ पे अगर हम लोग tan 45 लगा दें, tan 45 डिग्री, तो ये पूरा P और ये पूरा B, tan P/B होता है, यानी AD/AP, AD कितना होगा 10 मीटर प्लस H। ये ध्वज दंड की लंबाई अभी तक हमने ज्ञात नहीं करी है, हम लोग ज्ञात करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये H है और ये 10 है, तो 10 मीटर प्लस H। AP ज्ञात हो चुका है 17.32 मीटर, 17.32 मीटर। tan 45 की वैल्यू 1, 17.32 मीटर, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करें इसे, अगर हम लोग इधर मल्टीप्लाई करें तो ये क्या आएगा 17.32 मीटर इक्वल्स टू 10 मीटर प्लस H। तो H का मान आया 17.32 मीटर माइनस 10 मीटर, ये क्या हो जाएगा 7.32 मीटर, यानी ध्वज दंड की लंबाई लगभग 7.32 मीटर के आसपास होगी। चलिए आप लोग इसे पॉज करके छाप सकते हैं। इसे कॉपी करने के बाद हम लोग अगले प्रश्न में आगे बढ़ेंगे। तो उदाहरण 5, ठीक है, आप लोग इसे उतार लीजिए, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है उदाहरण 5, एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जबकि सूर्य का उन्नतांश 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है, अर्थात छाया के एक सिरे से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और dB छाया की लंबाई है जबकि उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो एक समतल जमीन पर खड़ी है एक मीनार जिसकी छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जबकि सूर्य का उन्नतांश 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है। तो ये हमारा 5वां उदाहरण है। यहाँ पे एक ऊंची बिल्डिंग है, ये हमारा इसकी छाया है, ये ए बी हमारे बिल्डिंग की ऊंचाई है और ये BC इसकी छाया है और ये छाया बढ़कर 40 मीटर बढ़ जाती है जब एल्टीट्यूड यानी उन्नतांश 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाती है। जब सूर्य का एल्टीट्यूड 60 डिग्री से 30 डिग्री हो जाता है तब ये छाया 40 मीटर बढ़ जाती है। तो हमें इस प्रश्न में मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है, यानी AB ज्ञात करनी है। ठीक है, तो हम लोग पहले इसे, ये भी हमें नहीं पता है, इसे हम लोग पहले X मान लेंगे और इसे हम लोग H मान लेते हैं। तो इन ट्रायंगल नहीं, हिंदी में है ये, त्रिभुज ABC में ये क्या है, ये एक समकोण है। तो त्रिभुज ABC में 60 डिग्री, यानी ये 60 डिग्री है, तो ये क्या हुआ परपेंडिकुलर, ये क्या हुआ बेस और ये क्या हुआ हाइट। तो हमें हाइपोटेनियस से, ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइट नहीं, हाइपोटेनियस, सॉरी।
तो ये ट्रायंगल ABC में हमें हाइपोटेनियस से कोई मतलब नहीं है और इससे भी कोई मतलब नहीं है, हमें परपेंडिकुलर और बेस से मतलब है, क्योंकि जब तक ये नहीं पता रहेगा तब तक ये हम लोग नहीं निकाल पाएंगे। तो ABC त्रिभुज में देखिए tan 60 क्या होगा, P/B, यानी ये P है परपेंडिकुलर और ये B है यानी बेस, तो AB/BC। AB क्या है h और BC क्या है x। tan 60 की वैल्यू √3 h/x, यानी h इक्वल्स टू √3x एंड x इक्वल्स टू h/√3। ये हो गया हमारा समीकरण 1। अब हम लोग दूसरे त्रिभुज में आते हैं, यानी बड़ा वाला जो त्रिभुज दिख रहा है। तो त्रिभुज ABD में ये हमारा थीटा है यानी 30 डिग्री एंगल, तो इसके ऑपोजिट में ये परपेंडिकुलर और ये पूरा का पूरा बेस, तो tan 30 डिग्री क्या हो जाएगा, AB/BD। tan 30 क्या हो जाएगा, AB/BD। तो AB क्या है, h है, और BD क्या है, तो BD देखिए B से D यानी 40 मीटर प्लस x, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 40 मीटर प्लस x। tan 30 की वैल्यू 1/√3 इक्वल्स टू h 40 मीटर प्लस x, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 मीटर प्लस x इक्वल्स टू √3h। अब इस समीकरण को उठा के अगर हम लोग यहाँ पे रख दें, यानी x इक्वल्स टू h/√3 यहाँ पे रख दें, तो ये 40 मीटर प्लस h/√3 इक्वल्स टू √3h। इसे उधर भेज देते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, √3h माइनस h/√3 इक्वल्स टू 40 मीटर। ठीक है, ये उधर गया तो √3h माइनस h/√3 और ये 40, ये ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग इसे सॉल्व करेंगे, तो अगर हम लोग इन दोनों इक्वेशंस में √3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, दोनों इक्वेशंस में नहीं, दोनों इस इक्वेशन के, इस समीकरण के दोनों तरफ हम लोग √3 से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी इधर भी अगर हम लोग √3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इधर भी अगर हम लोग √3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, √3 × √3 3, और ये h माइनस ये √3 कट जाएगा, यानी यहाँ पे सिर्फ h बचेगा, और ये 40 √3 मीटर, 3h माइनस h 2h इक्वल्स टू 40 √3 मीटर। तो ये h क्या आएगा, देखो h क्या आएगा, 40 √3/2, यानी h कितना आ गया, ये 2 इस 40 को 20 टाइम्स में, तो ये 20 √3 मीटर। √3 की वैल्यू हम लोग 1.732 वहाँ पे रखेंगे, 1.732 को हम लोग 20 से गुना कर देंगे और जो आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो आप वीडियो को पॉज करके इस सल्यूशन को निकाल सकते हैं, उतार सकते हैं, और इसकी वैल्यू आप लोग खुद से फाइंड कीजिए। तो उदाहरण 6 आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और दो भवनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। इस वीडियो स्टडी मटेरियल को स्टार्ट करते वक्त ही मैंने आपको बताया था कि क्षैतिज स्तर जो है उसके पैरेलल अगर कोई लाइन है तो उसे भी हम लोग एक क्षैतिज स्तर की तरह ट्रीट कर सकते हैं। तो ये जो क्षैतिज स्तर है और ये जो स्तर है ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। ठीक है, तो ये दोनों अगर पैरेलल है और ये हमारा ट्रांसवर्सल है,
यानी अगर दो ऐसे पैरेलल लाइंस है और ये हमारा ट्रांसवर्सल है, तो ये जो कोण होगा और ये जो कोण होगा दोनों बराबर, ठीक है। तो अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी नहीं, ये 30 डिग्री नहीं है, ये 45 डिग्री है, ये पूरा का पूरा, ये हमारा ट्रांसवर्सल और ये पैरेलल, तो ये ऐसा, तो ये अगर 45 तो ये भी पूरा 45, ठीक है। और ये हमारा क्षैतिज स्तर, यहाँ पे भी हम लोग एक क्षैतिज स्तर ट्रीट कर लेते हैं, इसका कुछ नाम दे देते हैं, इसका नाम दिया हुआ है डी, ठीक है। तो ये भी ये इसके पैरेलल ये और इन दोनों के पैरेलल ये तीनों एक दूसरे के पैरेलल है। तो अब ये इसके पैरेलल है, तो ये अगर 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा। उम्मीद है कि आपको पैरेलल का मतलब पता होगा। पैरेलल यानी दो रेखाएं जो एक दूसरे से कभी भी आपस में मिले ना, तो उन्हें अगर एक तीसरी रेखा ऐसे काट रही है तो ये वाला कोण इस कोण के बराबर होता है, ठीक है। चलिए, ये बन गया डायग्राम, और डायग्राम बन गया यानी पिक्चर बन गया, तो ये सवाल बन गया, ठीक है। अब हमें ये ज्ञात करना है और ये ज्ञात करना है, तो इसे हम लोग x मान लेते हैं, इसे हम लोग h1 मान लेते हैं और इसे h2, और इन दोनों को मिलाकर बड़ा H, यानी ये h1 और ये h2 को जोड़ देंगे तो बड़ा H हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो हम लोग पहले छोटे वाले ट्रायंगल से स्टार्ट करते हैं, यानी त्रिभुज PBD में जो हमारा त्रिभुज है PBD, उसमें देखिए ये 30 डिग्री है, यानी ये P और ये B, ये BD क्या होगा B, और ये P यानी परपेंडिकुलर, P से D क्या होगा परपेंडिकुलर, और B से D क्या होगा बेस, क्योंकि ये 30 डिग्री है, इसके सामने वाली जो ये जो है भुजा, ये भुजा परपेंडिकुलर हो जाएगी, और ये जो भुजा है ये बेस। ट्रायंगल PBD में अगर हम लोग tan 30 लगा दें तो ये tan 30 किसके बराबर है DP अपॉन DB के बराबर है, DP अपॉन DB के बराबर है। DP कितना है, DP है H2 और DB कितना है, तो ये अगर x है तो ये भी x मान लेते हैं, H2 अपॉन x। tan 30 क्या होता है 1 अपॉन √3, तो ये H2 अपॉन x, तो H2 क्या हो गया √3x, ये हो गया हमारा समीकरण 1। अब हम लोग बड़े वाले ट्रायंगल में आते हैं, यानी त्रिभुज ACP में tan 45 डिग्री, तो ये 45, तो इसके सामने वाली भुजा ये CP अपॉन ये यानी AC, तो tan 45 1, CP क्या है कैपिटल H, H1 प्लस H2 की ये कैपिटल H है, तो ये पूरा का पूरा कैपिटल H हमने मान रखा है। AC क्या है AC X, तो कैपिटल H जो है वो X के बराबर है, ये हो गया समीकरण 2। ये हमारे पास 2 समीकरण हो गए। अब यहाँ पे जो हमारा H1 है, ये जो कैपिटल H है, इसे हम लोग क्या लिखेंगे, तो H1 प्लस H2, H1 प्लस H2। अब ये H1 कितना होगा जितना ये होगा, तो ये 8 मीटर है, ये 8 मीटर है, तो ये भी 8 मीटर होगा, यानी H1 8 मीटर होगा, तो ये 8 मीटर प्लस H2 इक्वल्स टू x। अब हम लोग H2 के जगह √3x डाल सकते हैं, तो ये आया 8 मीटर प्लस √3x इक्वल्स टू x,
इस √3x को अगर हम लोग उधर भेज दें तो ये क्या आएगा, x माइनस √3x इक्वल्स टू 8 मीटर। x अगर कॉमन निकाल लें तो 1 माइनस √3 इक्वल्स टू 8 मीटर। 8 मीटर प्लस h2 इक्वल्स टू x। h2 की वैल्यू, ओहो ब्लंडर, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है। h2 जो है वो x अपॉन √3 है, x बाई √3 है, इक्वेशन 1। तो यहाँ से करेक्शन करना होगा। ये पूरा h1 8 मीटर, h1 8 मीटर प्लस h2 x अपॉन √3, x अपॉन √3 इक्वल्स टू x। तो x माइनस x अपॉन √3 इक्वल्स टू 8 मीटर। x कॉमन आया तो 1 माइनस 1 अपॉन √3 इक्वल्स टू 8 मीटर। तो x की वैल्यू ये √3 माइनस 1 अपॉन √3 इक्वल्स टू 8 मीटर, और यहाँ पे x की वैल्यू 8 √3 बाय √3 माइनस 1 मीटर। यहाँ पे आपको √3 की वैल्यू 1.732 रखनी है, और आपको x की लगभग जो वैल्यू होगी वो मिल जाएगी। यानी इन दोनों बिल्डिंग्स के बीच लगभग दूरी कितनी है वो आपको मिल जाएगी। x की वैल्यू यहाँ से उठाकर अगर हम लोग यहाँ पे रख देते हैं तो हमें h2 भी मिल जाएगा। h2 कितना आएगा, तो x की वैल्यू 8 √3 अपॉन √3 माइनस 1, और ये √3 यहाँ पे, तो ये √3 गया, तो ये कितना आया 8 अपॉन √3 माइनस 1 मीटर। यानी H2 का लगभग वैल्यू, अप्रॉक्स वैल्यू आपको यहाँ से मिल गया। तो ठीक उसी तरीके से आप लोग कैपिटल H भी निकाल सकते हैं, H1 प्लस H2। H1 क्या आ जाएगा 8 मीटर प्लस H2 क्या होगा, H2 होगा हमारा 8 √3 माइनस 1 मीटर। यहाँ पे आपको √3 की वैल्यू 1.732 रखनी है, और इसकी लगभग वैल्यू, अप्रॉक्स वैल्यू आपको खुद पता करनी है। ठीक है, तो इस तरीके से ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा। इसे आप लोग वीडियो पॉज कर कर कॉपी कर लीजिए। तो एक पुल है जो कि एक नदी के ऊपर है, एक पुल है और इस पुल में एक बिंदु है। ये पुल नदी से 3 मीटर ऊंचाई पर है। इस पॉइंट का नाम है P, इस पॉइंट का नाम है D। ठीक है, यहाँ पे जो अवनमन कोण है ये 45 डिग्री है, और इधर जो अवनमन कोण है वो 30 डिग्री है। इस पॉइंट का नाम है B, इस पॉइंट का नाम है A। ठीक है, ये पुल है और ये नदी बह रही है। इस पुल के इस बिंदु से जब हम लोग इस नदी के इस किनारे को देखते हैं तो हमारा जो अवनमन कोण है, पुल में खड़े हैं हम लोग और हम लोग नीचे नदी को देख रहे हैं, तो ऐसा एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी अवनमन कोण बन रहा है। तो अवनमन कोण किसके किसके बीच बनेगा, इस क्षैतिज स्तर और इस दृष्टि रेखा के बीच। तो ये कितना है 45 डिग्री है। जब हम लोग दूसरे किनारे को देख रहे हैं तो ये हमारा क्षैतिज स्तर और ये हमारी दृष्टि रेखा, इन दोनों के बीच 30 डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है, और ये PD जो है ये 3 मीटर है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, यदि पुल किनारों से 3 मीटर की ऊंचाई पर हो तो नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। यानी ये हमें AD और DB ये पूरा हमें ज्ञात करना है, ये पूरा हमें ज्ञात करना है। ठीक है,
तो ज्ञात करते हैं, बड़ा ही आसान सवाल है ये। तो देखिए ये और ये पैरेलल है, तो ये 30, तो ये भी 30 डिग्री। ये पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, ये है ना। अगर हमारे पास दो पैरेलल लाइंस हैं और ये ट्रांसवर्सल है तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल होता है। ठीक उसी तरीके से ये इसके पैरेलल है, ये 45, तो ये भी 45 डिग्री। ठीक है, तो हम लोग अगर त्रिभुज APD में tan 30 लगा दें, tan 30 डिग्री लगा दें, तो ये क्या आएगा, DP अपॉन AD। DP कितना है, 3 मीटर, और AD का कोई अता पता है नहीं। tan 30 1/√3, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो AD 3√3 मीटर। ये हो गया हमारा समीकरण 1। ठीक है, अब हम लोग त्रिभुज BPD में अगर tan 45 लगा दें, तो ये 45, तो इसके सामने वाली जो भुजा है ये परपेंडिकुलर और ये हमारा बेस, यानी ये क्या आएगा, DP अपॉन BD। ये 1, tan 45 की वैल्यू 1, DP की वैल्यू रूट नहीं 3 मीटर, और BD का कोई अता पता है नहीं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो BD कितना आ जाएगा, BD आ जाएगा 3 मीटर। यानी ये आ गया ये हमें मिल गया 3 मीटर। ठीक है, अब हम लोग AD को BD से अगर ऐड कर दे तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। यानी कि ये जो पूरा था AB, ये AB क्या होगा, ये पूरा यहाँ से यहाँ AB क्या होगा, A से D, AD प्लस D से B, D से B। तो AD क्या है, 3√3 मीटर, प्लस DB क्या है, D से B है 3 मीटर। अच्छा, यहाँ पे BD, चलिए ठीक है BD लिख देते हैं। वैसे BD लिखिए या DB लिखिए, बात एक ही है। तो 3 मीटर, तो ये क्या होगा, 3√3 प्लस 1 मीटर। ठीक है, यहाँ से 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ √3 बचेगा और यहाँ पे 1 बचेगा। अब इस √3 की वैल्यू आपको क्या रखनी है, √3 की वैल्यू रखनी है वो 1.732, और इस नदी की लगभग चौड़ाई आपको पता चल जाएगी। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे सारे कांटेक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शंस में है। एट लास्ट, विद द मैसेज ऑफ यूनिवर्सल ब्रदरहुड, लव एंड पीस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।